नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस यंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सके। और आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने हैं वो है किराएदारी विवाद में क्या कानूनी प्रावधान है। इसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर हमसे बेहतर सहायता आप ले सकते हैं। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश लाठीगढ़ा साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत चर्चा के दौरान आपका। जो किराएदारी के संबंधित जो विवाद होते हैं, इस संबंध में कानून क्या है, पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर। देखिए, जब किराएदारी की हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह से डील होते हैं। एक तो जो प्रोटेक्टिव किराएदारी होती है, टेनेंसी होती है, जिसमें कि उसको रेंट कंट्रोल की प्रोटेक्शन मिली होती है, रेंट कंट्रोल एक्ट की। वो हर स्टेट के अपने अपने अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है। उसमें एक पैमाना तय किया गया है कि स्टैंडर्ड रेंट कितना होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट हर प्रॉपर्टी का अपना जो उस एरिया की भौगोलिक स्थिति होती है और जो उनका उसकी वैल्यू होती है उसके हिसाब से तय किया जाता है। अगर दिल्ली के अंदर 3,500 से नीचे आता है तो वो DRC में आता है। तो उसके अंदर जो भी राइट्स, ऑब्लिगेशन और जो भी इनकी लाइबिलिटीज़ होती है टेनेंट और लैंडलॉर्ड की, वो DRC दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है, वो रेंट कंट्रोलर करता है। और अगर हम बात करें इससे ऊपर अगर हम चले जाते हैं 3,500 से, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंसी होती है। वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो उसमें अगर रिटर्न टेनेंसी होती है तो दोनों पार्टी के बीच में एक लीज डीड बनती है, रेंट एग्रीमेंट बनता है। वो किसी भी पीरियड का हो सकता है, चाहे 11 महीने का भी हो सकता है, जो कि लोग बना लेते हैं कई बार कि उसको रजिस्टर ना कराना पड़े, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हैं वो लागू होते हैं। और अगर 11 महीने से ऊपर जाता है तो वो रजिस्टर कराना जरूरी होता है दोनों बीच में, और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर तय होती है और इसके अकॉर्डिंगली किराएदारी चलती है दोनों। जो एग्रीमेंट की बात आप कर रहे हैं सर, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन होती हैं? देखिए, जो DRC के अंदर होती है, अगर रेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो वो तो जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो भी होती है, वो पुरानी किराएदारी आजकल जो पुराने दिल्ली में या किसी और एरियाज के अंदर जो स्टैंडर्ड रेंट से नीचे है, वो उस तरह से डील की जाती है। और उसके अंदर जो भी अगर एविक्शन भी कराना है तो उसी के अकॉर्डिंगली सेक्शन 14 के अंदर उसमें प्रोविजंस दिए हैं। उसमें अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो लैंडलॉर्ड अपना एविक्शन करा सकता है। तो और अगर हम बात करेंगे एग्रीमेंट से अगर टेनेंसी क्रिएट हुई है और वो रेंट कंट्रोल के अंदर नहीं फॉल करती, तो उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिकली दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड करती है अपनी, कितना रेंट होना चाहिए, कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कितना एरिया दिया गया है, क्या क्या एमिनिटीज हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली रेंट डिसाइड होता है। और उसको कितने टाइम बाद रिन्यूअल होगा, कितनी परसेंटेज से इंक्रीज होगा रेंट, ये सब चीजें बहुत ही अहम होती है जो हर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन की जाती है और अकॉर्डिंगली चलता है। जी ठीक है। इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस्मान सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपको चर्चा के दौरान। मैं जानना चाहूंगा आपसे सर कि इसमें जो जिस एग्रीमेंट की बात की है लाठीगढ़ा साहब ने अभी तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है? क्या वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है या नॉन रजिस्टर्ड होता है? देखिए, एग्रीमेंट की बात हम बाद में कर रहे हैं जी। पहले एक चीज बता दें कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 जी जब ओरिजिनल शेप पे आया था तो काफी कुछ बिल्डिंग उसमें कवर थी। उसके बाद फिर वेरियस अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट में एक्सेप्शन क्लॉज जोड़ दिया गया। एक्सेप्शन में तमाम, जैसे वक्फ प्रॉपर्टी है, जैसे कि रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड बॉडी है, इंडस्ट्री है, कॉरपोरेशन है,
सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इस तरीके की तमाम जो बिल्डिंग हैं वो एग्जम्प्ट कर दी गई कि इस एक्ट में कवर नहीं होती हैं। दूसरी एक और चीज हो गई कि जो बिल्डिंग 2000 किराए से ज्यादा जिसका किराया था जी, वो भी एग्जम्प्ट कर दी गई। और इसके बाद फिर हुआ कि 10 इयर्स की जो ओल्ड बिल्डिंग है वो नहीं मानी जाएंगी। लेकिन लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में वो विद्यासागर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में होल्ड किया कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की डेट से 40 साल तक वो इस रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 से एग्जम्प्ट रहेंगी, वो उसमें कवर नहीं होंगी। तो लीगल पहलू में ये है कि अब जैसे पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में मालूम हुआ कि 35 रुपए किराया चला रहा है जी, तो अब वो वहां पे लैंडलॉर्ड बहुत सफर करता है, नुकसान उठाता है। उसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया सेक्शन 8 और 9A में। 9 है कॉमर्शियल है, 8 रेजिडेंशियल है। तो उसमें ये ऐड किया गया कि वो एक एप्लीकेशन पहले तो नोटिस दे कि हम किराया बढ़ाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट। फिर अगर उस पर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन दे सकता है। जैसे लखनऊ में डीएम ने पावर अपने एसडीएम को डेलीगेट कर रखे हैं तो वो एसडीएम की एप्लीकेशन जाएगी, तो एसडीएम उसमें स्टैंडर्ड रेट फिक्स करेगा। स्टैंडर्ड रेट का मानक जो है फिक्स किया गया है वो सेक्शन 8 में उन्होंने फिक्स किया है कि उसमें मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, उसमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए वो देखी जाएंगी और उसके हिसाब से वो डीएम उसमें रेंट इनहांस कर देगा। तो ये जो लैंडलॉर्ड बहुत अपना रेंट मिनिमम रेंट पे दे रहे हैं वो इसके तहत एप्लीकेशन देके अपना एनहांसमेंट करा सकते हैं जी। अब सेकंड चीज हम आपको बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। एक्चुअली क्या होता है कि जब 12 महीने का रजिस्ट्रेशन आप एग्रीमेंट कराएंगे तो आपको फिर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा उसमें कोर्ट फी देना पड़ेगा, उसमें तमाम और भी कॉम्प्लिकेशन है वो देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए बचने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। 11 महीने या इससे नीचे करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल 100 रुपए के स्टाम्प पे आप अपना एग्रीमेंट करके और किराए पे दे सकते हैं। तो वहां पे इतना प्रोटेक्शन है। तो कुल मिला के यह है कि अब इस वक्त जो नया अमेंडमेंट के बाद में एक्ट की जो सूरत हाल है बहुत कुछ इसको रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर हो गए हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं लौटूंगा आपके पास। लड़ीवाला साहब, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, एक नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, दोनों की क्या गुणवत्ता में या उनके प्रभाव में क्या कमियां होती हैं, क्या अंतर होता है? देखिए, जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है उसके पास उस एग्रीमेंट के बहुत सारे लैकुनास रह सकते हैं। उसके अंदर दूसरी पार्टी के पास बहुत सारे डिफेंस हो सकते हैं किराएदार के पास। वो ये कह सकता है कि भाई इसमें ये चीज़, इसमें ये वेरिएशन, ये क्योंकि वो रजिस्टर्ड है नहीं कहीं पे, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे, गवर्नमेंट में कहीं पे उसका रिकॉर्ड नहीं है कि लाके कॉल किया जा सके कि भाई इस वक्त ये चीज़ तय हुई थी। तो उसमें वो थोड़ा सा जो भी डिस्प्यूट होगा टेनेंट लैंडलॉर्ड का जो सिविल कोर्ट के अंदर होगा वो लिंगर ऑन होगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। और जहाँ पर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट है जब दोनों पार्टीज गई हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, वहाँ पर उन्होंने रजिस्टर कराया है, दोनों ने अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए हैं, सिग्नेचर दिए और ये कॉपी वहाँ पर ऑनलाइन जमा है। तो जब अगर वो डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर पार्टी के पास कोई भी इस तरह का वेग डिफेंस लेने का कोई मौका नहीं होता टेनेंट या लैंडलॉर्ड के पास। उसको उसके ऊपर अपना स्ट्रिक्टली दोनों के लिए बाउंड होते हैं उनकी कंडीशन से। वो जैसे ही एडमिट करते हैं तो प्रोसीडिंग कट शॉर्ट होती है और जो भी उनका डिस्प्यूट होता है चाहे लैंडलॉर्ड की तरफ से हो या टेनेंट की तरफ से हो वो जल्दी डिसाइड होता है। इसलिए बजाय अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड बनाने के उसको रजिस्टर कराना चाहिए पार्टीज को ताकि वो आगे के लिए अपना क्या परेशानियां आती हैं रजिस्टर कराने में, क्यों लोग नहीं कराते हैं, ये भी हम समझेंगे आपसे। तो सुबह दिल्ली से हमारे दर्शक महाराज सिंह जुड़ चुके हैं। महाराज सिंह, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर ऐसा है, मैंने अपनी पत्नी के नाम मकान खरीद के दिया था 1999 में जी। वो मेरे से अब मेरी उम्र होगी 57 साल, उन्होंने मेरे से किराया मांगना शुरू कर दिया। क्या उस मकान में मेरा कोई हक नहीं है? मैंने ही खुद खरीद के दिया है और मेरे बेटे ने और मेरी पत्नी ने दोनों ने मिलकर मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, 57 साल की उम्र है और मैं कुछ काम, कोई मेरे पास कोई धंधा नहीं है जी। ठीक है, तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ राजस्थान में रहना पड़ रहा है। महाराज सिंह, जो आपने मकान खरीदा था क्या उसमें जो आपने मोड ऑफ पेमेंट थी, पैसा आपने कैसे दिया था? कैश दिया था, अकाउंट से चेक दिया था, कैसे दिया था आपने? जी, जो मकान आपने खरीदने के लिए पैसे दिए थे वो कैसे दिए थे? कैश दिया था या चेक दिया था? सर मैंने कैश दिया था। मैं उस टाइम मेरी फैक्ट्री चलती थी, छोटी मोटा मेरा कारोबार था, तो मैंने जो है
कैश ही दिया था, चेक नहीं दिया था। जी ठीक है, उस वक्त कोई गवाह थे आपके सामने कि आप ये मकान खरीद रहे हैं? हाँ, वो जिससे मकान खरीदा था सर, वो बंदा तो खत्म हो गया। ठीक है राजेश लाठीकर, हाँ, मैंने अपनी पत्नी के नाम करा दिया था। ठीक है महाराज सिंह, आपकी बात हम समझ गए। राजेश जी, क्या इनकी सहायता की जा इसके अंदर सकती है? देखिए ऐसा है, ये जो इनका डिस्प्यूट है एक तरह से इसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का एक पार्ट है। और इसके अंदर जो इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज एक्ट जो होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट होता है, उसके प्रोविजंस हिट नहीं करते, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आता है। जी। क्योंकि अगर कोई भी आदमी पैसा देता है और वाइफ के नाम से खरीदता है या अनमैरिड डॉटर के नाम से खरीदता है, उसके अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन हिट नहीं करता, और इनको जो है वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाती है, वाइफ की या अनमैरिड डॉटर, जो 2 एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर। तो उस केस के अंदर वो जो प्रॉपर्टी वाइफ की लिए है वो प्रॉपर्टी वाइफ की रहेगी। लेकिन क्योंकि ये कहते हैं कि पैसा इन्होंने दिया था, तो ये उसमें अपना राइट एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर कोर्ट के अंदर कि ये पैसा मैंने दिया था, क्योंकि इनकी वाइफ हाउस वाइफ होगी, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं होंगे प्रॉपर्टी परचेज करने के। ये अपने सोर्सेज प्रूव करे, कोर्ट में केस लगाए, तो इनको जरूर उसमें सहायता मिलेगी। ठीक है महाराज सिंह, ये तरीका अपनाइएगा एक बार जो कहा अभी राजेश जी ने, और इसको अपनाते हुए कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आप हम तक जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी हर संभव सहायता जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त अलीगढ़ से जय किशन हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। जय किशन, अपनी बात आप रखें। हेलो जी जय किशन, मेरे को एक समस्या आ रही है अभी। बताएं। अभी हमने एक प्लॉट की बात की थी और प्लॉट से बात नहीं हुई थी, जी तो प्लॉट वाले ने पैसे भी ले लिए हमसे और अगले दिन कागज भी बन गए। उनका जज अलीगढ़ आगे लिखी हुई, तो उसने अपना साइड नहीं मार रहा थे। जय किशन, आपकी आवाज सर हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी। आपकी समस्या सुनकर आपकी बेहतर सहायता इस संबंध में जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। उस्मान सिद्दीकी साहब, अगर हम लोग सिर्फ एक किराएदार और एक मकान मालिक की बात करते हैं, वो भी रेजिडेंशियल के लिए, तो कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि अग्रीमेंट बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मकान मालिक जो है वो किराएदार को काफ़ी परेशान करने की कोशिश करता है। मान लिया पानी की मोटर कभी बंद कर देना, कभी या बार बार बिना बताए मकान में आ धमकना, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक प्रिवेसी को हैम्पर करती हैं किराएदार की भी। तो क्या इसको लेकर भी कोई कानून है या कुछ डिफाइन किया गया इस लॉ के अंतर्गत? हाँ, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि जो एग्रीमेंट होता है, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर किया है तो नो डाउट उसका वेटेज ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड भी एग्रीमेंट है आपका एक किराएदारी का, टेनेंसी का, तो वो आफ्टर 11 मंथ जो लैप्स हो जाता है उसको रिन्यू करा लें, और अगर रिन्यू नहीं कराया तो वो ट्रेसपेसर ट्रीट होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर हमारा अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उसकी वैल्यू कम है। मेरा मानना है कि वो ट्रेसपेसर ट्रीट होता है तो आप कोर्ट के सामने अपनी कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट के सामने उसको ट्रेसपेसर डिक्लेयर करा सकते हैं। अब हम टीनेंट की बात कर रहे हैं, जो टीनेंट्स रहते हैं और लैंडलॉर्ड उनको परेशान करते हैं, बत्ती काट देते हैं या वना कुछ और करते हैं, तो उसके लिए भी यही है कि उसको या तो उसके अगेंस्ट में वो जाके कंप्लेंट केस फाइल करें, और उसके लिए जो कानूनी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उसको इजाज़त कर सकते हैं, और इसके लिए पुलिस में भी वो हेल्प ले सकते हैं, पुलिस में भी जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो वहाँ पे प्रोटेक्शन है। और इसके अलावा अगर वो चाहें तो सिविल कोर्ट में जी इसी रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 में वो अपने उस सारी चीजों के बहाली के लिए भी एक सूट फाइल कर सकते हैं, और वहां इंजंक्शन सूट भी इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, इंटरिम इंजंक्शन ले सकते हैं, और वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। जी, तो ये सारे रिकोर्सेस हैं। जी ठीक है। राजेश लाठीकर साहब ने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की बात की थी, और दिल्ली में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि वे बैचलर टेनेंट्स आर नॉट अलाउड। तो क्या ये सही बात है? ऐसा हो सकता है? ये क्या संवैधानिक तौर पर ठीक है, या फिर उनका अधिकार होता है कि इसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सके? देखिए, जहाँ तक पहले आपने डीआरसी की बात करी, जो डीआरसी है दिल्ली रेंट कंट्रोल है, ये सारे जो रेंट कंट्रोल एक्ट है सारे स्टेट के अपने अपने एक्ट है, उसमें हर स्टेट की अपनी अपनी वेरिएशंस हैं। जैसे अभी सिद्दीकी साहब ने बताया कि यूपी रेंट कंट्रोल में 2000 का स्टैंडर्ड रेंट है, दिल्ली में 3.5 का है, सब जगह अपने अपना है, तो उसमें तो वेरिएशन रहती है।
लेकिन जहाँ तक कि आपका दूसरा पार्ट है कि इसमें जो बैचलर्स और सिंगल कोर्ट सोसाइटीज़ वगैरह में नहीं देते, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, क्योंकि जो ये अलॉटमेंट्स होती हैं सोसाइटीज़ वगैरह में, ये वहाँ पर सारी फैमिलीज़ रहती हैं। तो आजकल देखा गया है कि कोई उसमें कोई अनसोशल एक्टिविटीज़ ना चले, क्योंकि उनकी जैसे बाहर से आए कानूनी रूप से सही है सर, आप किसी को प्रोहिबिट कर सकते हैं, आप क्या वहाँ करना ही रहेगा। अपने इनके इंटरनल रूल्स हो सकते हैं सोसाइटी के, हाँ। इनके जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस वगैरह हैं, ये अपने इंटरनली रूल्स बना लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। कानूनी तौर पे अगर इसको चैलेंज किया जाए, जैसे अब ये इनके इंटरनल रूल्स हैं, ये लोग लगा देते हैं और इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा कर देते हैं कि सिंगल को नहीं देंगे या अकेले आदमी को नहीं देंगे किराए पे। लेकिन उसका आजकल एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है कि आप उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। या दिल्ली में हर एक थाने के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म अवेलेबल है। कोई भी किराएदारी क्रिएट होने से पहले मकान मालिक वहाँ पर जाके फॉर्म भरे, किराएदार की पूरी डिटेल्स दे, उसका फोटोग्राफ दे, उसकी पूरी वेरिफिकेशन करा तो बेहतर है। वेरिफिकेशन के बाद लेकिन ऐसे रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, रूल्स अगर आप संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से एप्लीकेबल नहीं है। कोई लीगल प्रोविजन कोई ऐसा नहीं है कि आप सिंगल को नहीं देंगे या ऐसे नहीं देंगे। ठीक वो है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, लेकिन वो अपने इंटरनल रूल्स बनाते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है। उस्मान सिद्दीकी साहब, ये जो बहुत ही बुनियादी समस्या ये रहती है, और कई दफा देखा भी गया कि जो किराएदार किसी भी प्रॉपर्टी में रहता है वो उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है, तो अगर इलीगल एक्टिविटी करता है उस जगह पर रहकर, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा, उस व्यक्ति को या जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जो मकान मालिक है उसको? देखिए, ऐसा है, जो इलीगल एक्टिविटीज करता है, पहले तो इसका एक सीधा सा है कि हर किराएदार का सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए जी। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, उसका प्रीवियस रेजिडेंस क्या है, प्रीवियस रेजिडेंस में उसके थाने में कितने उसके मैटर लॉस्ड हैं, तो वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। और वेरिफिकेशन के बाद किराए पे दिया जाता है, तो इसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है। और अगर इलीगल एक्टिविटीज करता है आपके प्रेमिसेस में, तो उस लैंडलॉर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको थोड़ा निगरानी करे, वॉच करे, देखे कि ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो एंटी नेशन हो, जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हो, या किसी तरीके डिस्ट्रक्टिव हो। तो ये थोड़ा सा लैंडलॉर्ड को भी यहाँ पे प्रिकॉशन करने की जरूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में आम तरीके से टेनेंसी जो है वो वेरिफिकेशन ज्यादातर लोगों ने नहीं कराया और टेनेंसी पे दे दिया। तो उसके कॉन्सिक्वेंस में वो जो इलीगलिटी इन्वॉल्वमेंट होता है उनका किसी ऑफेंस में, तो वहां पे वो उनसे भी सवाल होते हैं। वैसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लैंडलॉर्ड का नहीं माना जाता है। सेफर साइड पर यही रहता है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, जिसमें व्यक्ति को आप किराए पर प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर्टी किराए पर दें। बिल्कुल। इस वक्त वाराणसी से बी मिश्रा हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा के दौरान। अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी मिश्रा जी, अपनी बात आप रखें। हाँ जी, आप खाली अभी मैं देख रहा हूँ, आप जब से खाली टेनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसमें लैंडलॉर्ड की कोई उसमें कुछ भी नहीं है हक? उसमें लैंडलॉर्ड तो जब टेनेंट परेशान करते हैं, 30 साल और 50 साल पुराने किराएदार हैं और 2 रुपए 5 रुपए वो किराया दे रहे हैं, और उसके बाद खाली करने के लिए वो 10-20 लाख रुपए मांगते हैं और परेशान करते हैं। मुझे लग रहा है सर, आपने प्रोग्राम का जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है वो आप देख नहीं पाए। उस बारे में उस्मान सिद्दीकी साहब ने बताया भी था कि जो पुरानी प्रॉपर्टी होती है उसमें मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैसे जो किराया है वो रिन्यू आप करा सकते हैं। उस्मान सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा कि शंका आप समाधान करें कि कैसे ये चीज हो सकती है। नहीं, मैं यही बात पर कहने जा रहा हूं जी कि देखिए, ये इसमें अमेंडमेंट के तहत प्रोविजन बाकायदा इंसर्ट किया गया है कि अगर आपका कोई किराया कम है, आपको लगता है हमारी मार्केट वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट से हमारा किराया बहुत कम है, तो उसको इन्हांसमेंट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं डीएम के यहाँ। डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देंगे तो उस पर बाकायदा सुना जाएगा और उसके बाद वो उसको इन्हांस कर सकता है। इन्हांस कई टाइम्स कर सकता है। तो जो एनहांसमेंट में जो गाइडलाइंस तय की गई हैं इस सेक्शन में कि उसमें आपके मकान की मार्केट वैल्यू, मकान का मेंटेनेंस, मकान के जो उसमें फिटिंग है, उसको सारी चीज कंसीडर करके वो एनहांसमेंट कर देता है और वो आपका बढ़ा हुआ किराया उसमें मिलने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं मिश्रा साहब को बेहतर सहायता इस बारे में मिली होगी। सिद्दीकी साहब, एक बात और मैं समझना चाहूंगा सर इसी बीच में आपसे। मान लिया 10 साल तक किसी व्यक्ति को किराया कम मिला, 11वें साल उसने एप्लीकेशन दी, 11वें साल जाकर किराया बढ़ गया, लेकिन 10 साल तक जो लगातार उसका नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई भी जो किराएदार है वो करेगा?
वो आपको साबित करना पड़ेगा डीएम के सामने एप्लीकेशन में कि हमें किराया इस तारीख से मिलना चाहिए था, इनहांस किराया हमारा इस तारीख से ड्यू है, तो उस पे भी वो डीएम अपने प्रोसीडिंग में गौर करके बढ़ा सकता है, दे सकता है बतौर एरियर। जी ठीक है सर, तो उसका प्रेरोगेटिव है। जी ठीक है। लाठीवाला साहब, हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर जो किराएदार होते हैं, मकान मालिक, उनको बिना बताए नोटिस देते हैं कि भाई आप मकान खाली कर दीजिए। बैचलर रह रहे हों चाहे परिवार पूरा रह रहे हो, बड़ा मुश्किल होता है 1-2 दिन के अंदर नया मकान तलाशना, पूरा शिफ्ट करना। तो ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई कानूनी रूप से कोई अधिकार है? देखिए, जो जहाँ तक मकान का जब टर्मिनेशन, जी सर, मेरा सवाल है राजेश जी से, सिद्दीकी साहब मैं लौटूंगा आपके पास। तो जब अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, मकान मालिक कभी नोटिस देता है, उसको खाली करने के लिए बोलता है, तो वो जब आपका रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड बनती है, उसके अंदर एक कंडीशन तय की जाती है कि अगर किसी भी पार्टी को चाहिए तो उसको 1 महीने का नोटिस देगा पहले वो खाली करने के लिए, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के 108 के अंदर प्रोविजन है कि नोटिस देना जरूरी है। टेनेंसी टर्मिनेट करें, चाहे प्री मैच्योर हो, चाहे वो बाई अफ्लेक्स ऑफ टाइम वो अपने आप ही टेनेंसी खत्म होनी हो, तो उसको 1 महीने का टाइम, उसको 1 महीने का रीजनेबल पीरियड दिया जाता है, जिसमें वो अपना दूसरी अल्टरनेटिव प्रीमिसेस चाहे मकान मालिक को तो वो 1 महीने का पीरियड मैंडेटरी को खाली करना हो, वो पहले मैंडेटरी नोटिस पीरियड है, जरूर उसको दिया देना जाएगा। जरूरी है। जी चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीकी साहब और राजेश लाठीवाला, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतर जानकारी इस एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। इस संबंध में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके साथ हम लोग मौजूद हैं अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ कि आपकी हर कानूनी समस्या में बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह हमारी तरफ से आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार।